बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को तफसील से बताया था। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। आज की हमारी वीडियो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बारे में है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर पीजीटी की जो इनिशियल ब्रीफ्स होती हैं और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जीटीओ जिस तरह आपको बताएगा वही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर फाउल्स और उसको दुरुस्त का करेक्शन करने का जो तरीका है वो बताएंगे। फिर पीजीटी का जो टास्क होता है उसके ऊपर जो आपको ब्रीफ दी जाती है वो आपको बताएंगे। और इसके बाद फिर जीटीओ इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के ज़रिए क्या असेस करते हैं कैंडिडेट में वो आपको बताएंगे। फिर स्ट्रेटजीज़ फॉर सक्सेस बताएंगे आपको और कॉमन मिस्टेक्स जिससे आपने बचना है इस वीडियो में आखिर में जाके हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ऐसे ही ख़त्म होती है जीटीओ के रूम में, रिस्पेक्टिव रूम जो होता है, तो उसके बाद आपको जीटीओ जो आउटडोर टास्क के बारे में नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देगा और वो इंस्ट्रक्शंस अमूमन इस तरतीब से होती है कि पहले चेस्ट नंबर की इंस्ट्रक्शंस होती है, क्योंकि आपने जिस तरह पिछले में देखा कि जो चेस्ट नंबर्स कैंडिडेट ने पहने होते हैं वो बेसिकली कार्ड्स की सूरत में होते हैं, लेकिन आउटडोर के लिए आपको अलग से चेस्ट नंबर इशू होंगे। तो आपने सबसे पहले बाहर निकल के स्टाफ को जो चेस्ट कार्ड्स हैं जो अंदर आपने पहने हुए थे इंडोर टास्क में वो उनको वापस करने हैं और स्टाफ फिर आपको जो क्लॉथ कपड़े के जो चेस्ट नंबर्स हैं वो आपने पहनना है पीटी किट के ऊपर। जो पीटी किट है या क्लोथिंग इंस्ट्रक्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि वाइट शर्ट और उसके साथ वाइट शॉर्ट्स या ट्राउज़र आप पहन सकते हैं, वाइट सॉक्स होनी चाहिए आपको और किसी भी कलर का आप जॉगर्स स्नीकर्स पहन सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कलर की। और इसके लिए आउटडोर की तैयारी के लिए यानी चेंज वगैरह करने के लिए आपको यूजुअली 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपको बताई जाती है कि आउटडोर टास्क में आप लूज़ आइटम जो है ना टास्क एरिया में आप नहीं ला सकते या अलाउड नहीं है। लूज़ आइटम से मुराद होती है कि पेन, पेंसिल, कार्ड्स, कीज़, रिंग्स और घड़ी वगैरह वो आप टास्क एरिया में नहीं लेकर आ सकते। उसकी जो मेन रीज़न है इस रिस्ट्रिक्शन की कि ये चीज़ें आप क्यों नहीं लेकर आ सकते वो है सेफ़्टी। क्योंकि बाहर जब आप काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ टास्क के ऊपर तो इस दौरान अगर आपको चोट लगती है, गिर जाते हैं और ये चीज़ें आपकी जेब में, आपके हाथ पर, आपके जिस्म पर होती हैं तो ये ना सिर्फ ये टूट जाती हैं बल्कि आपके जिस्म को, आपके बॉडी को ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये इसकी जो बुनियादी रीज़न है वो सेफ्टी है कि ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको डैमेज होने का, आपको चोट लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए ये आउटडोर टास्क में किसी भी दिन और किसी भी टास्क में ये अलाउ नहीं है। उसके बाद जीटीओ आपको लेके जाएगा, ब्रीफ देगा, जिस तरह आपको पिक्चर नज़र आ रही है तो इस तरह रिस्पेक्टिव ग्रुप को जीटीओ ब्रीफ देगा आउटडोर की। और पीजीटी चूँकि फ़र्स्ट आउटडोर टास्क है और ये इसके टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इस टास्क की। पहले आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर तीसरे स्टेज की तरफ जाते हैं जो कि फ़ाइनल स्टेज होती है। इसकी जो लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी है वो हर स्टेज के साथ इंक्रीज़ होती है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेज आसान होता है और कम टाइम उस पर लगता है, इसी तरह दूसरा और फिर तीसरा उससे ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके बाद जीटीओ आपको वेरियस जो टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आउटडोर टास्क में एप्लीकेबल होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करेगा। और इस पूरे पीजीटी यानी 3 स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो बात करते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि आउटडोर टास्क पर लागू होती हैं
उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इनबाउंड फॉर मैन एंड मटेरियल। ये वो एरियाज़, प्लेसेस और प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और इन जगहों के ऊपर आप अपना मटेरियल रख सकते हैं। नेक्स्ट होती है इनबाउंड फॉर मटेरियल ओनली। ये वो एरियाज़, प्लेसेस या प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिन पे आप सिर्फ अपना मटेरियल रख सकते हैं, ना आप इनको डायरेक्टली टच कर सकते हैं, ना उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इन प्लेसेस या एरियाज़ के ऊपर अपना मटेरियल रख दें तो उस मटेरियल के ऊपर आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपकी बॉडी का एक्सक्यूज़ मी, आपकी बॉडी का या जिस्म का या ड्रेस का कोई भी पार्ट उस प्लेटफॉर्म को, जो कि आउट ऑफ बाउंड है, इनबाउंड फॉर मटेरियल ओनली है, वो उसको टच ना करें, अदरवाइज़ फिर फाउल हो जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो टर्म है वो आउट ऑफ बाउंड। ये वो एरियाज़ होती हैं टास्क में या किसी भी स्टेज में कि जिनको आप किसी भी सूरत ना तो टच कर सकते हैं, ना उस पर अपना मटेरियल रख सकते हैं। तो अनदर टर्मिनोलॉजी जो कि है वो जंपिंग है। तो जंपिंग को समझने के लिए 3 रूल्स या 3 एग्जांपल्स दी जाती हैं। जो सबसे पहला रूल है या एग्जांपल है वो नॉर्मल डेली वॉक का है। तो अगर आप नॉर्मल डेली वॉक जितना स्टेप लेते हैं पे तो वो तो सही है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल डेली वॉक से लंबा स्टेप है तो ये जंपिंग में तस्वुर होगा, ये फाउल होगा। नेक्स्ट जो रूल है वो गैप जो है ना मोर देन 18 इंचज़ का है। किसी भी 2 प्लेटफॉर्म के दरमियान या इवन आपके पाँव के दरमियान का जो गैप है वो अगर 18 इंच से ज़्यादा है, बड़ा है, तो वो जंप में कंसीडर होगा और वो फाउल होगा। अमूमन कैंडिडेट इस चीज़ को नहीं समझते, ये भूल जाते हैं कि वो जिस अंदाज से खड़े होते हैं या जितना स्टेप लेते हैं किसी भी टास्क में, तो वो अमूमन 18 इंच से ज़्यादा होता है। जीटीओ इसको नोट कर रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हाइट के लिहाज से कि कितना ऊंचाई में आप पाँव उठा सकते हैं या आपका स्टेप होना चाहिए। तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है या जो डिफाइनिंग लाइन है वो आपका नी की जो हाइट है, अबव नी हाइट कोई भी स्टेप आप उठाएंगे तो वो जंप में कंसीडर होगा। तो आपका जो पाँव होता है वो आपके नी का जो लेवल है वो उससे अगर ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि वो जंप है, ये फाउल है, आपने इस तरह नहीं करना। उसके बाद है थ्रोइंग। थ्रोइंग से मुराद ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इस तरह ट्रांसफ़र करें या रखें कि वो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हवा में सस्पेंड रहे, मतलब मुअल्लक़ रहे। जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, फ़ुटबॉल जो है ना उस फेंकना है वो तो हवा में है। इसी तरह जो आपको ये स्टूडेंट नज़र आ रहा है जो ग्रेजुएशन की कैप जो है ना, टोपी, वो उसे हवा में उछाली हुई है। तो अगर कोई चीज़ आपके हाथों में नहीं है और वो उछला है, हवा में सस्पेंडेड है, मुअल्लक़ है, तो इसका मतलब है कि वो थ्रो आपने किया हुआ है, तो ये थ्रो कंसीडर होता है। तो इसके साथ आपको रोप के बारे में इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर दी जाती है। और रोप के बारे में इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर आपके मटेरियल में आपका रोप है कोई, तो आपने हरगिज़ इसको अपने गर्दन के गिर्द नहीं लपेटना। और क्योंकि ये भी सेफ्टी की वजह से है, क्योंकि अगर आपके गर्दन में आपने रस्सा डाला हुआ है तो खुदा ना खास्ता किसी इवेंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से, जल्दी की वजह से वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो ये आपने हरगिज़ ये काम नहीं करना। गले में आप रोप डालेंगे तो ये फाउल है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने वेस्ट जो आपकी कमर है उसके गिर्द इसको, जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, तो उसको इस तरह लपेट सकते हैं, उसके गिर्द बांध सकते हैं। एक और चीज़ याद रखें, वो भी सेफ्टी के रिलेटेड है कि आपने ना तो ख़ुद किसी भी टास्क में ऐसा काम करना है कि जिससे आपको नुकसान पहुँचे, और बल्कि ऐसा भी काम नहीं करना कि आपका जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो टीममेट्स हैं, उनको आप ख़तरे में डालें। तो कभी भी रिस्क वाली चीज़, ख़तरे वाली चीज़, एक्शन कभी नहीं लेना जिससे आपको या आपके टीम मेंबर्स को ख़तरा हो। नेक्स्ट है फाउल्स और उसका करेक्शन। फाउल्स तो अभी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन उसकी करेक्शन फिर कैसे होगी। तो फाउल होता क्या है बेसिकली? फाउल तभी होता है जब आप
आउट ऑफ बाउंड एरियाज़ को आप या आपका मटेरियल टच कर लेता है, यहाँ पे आप उसको रख लेते हैं, या आपकी जो वायलेशन वो है जंपिंग और थ्रोइंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जब आप वायलेट करते हैं तो फाउल हो जाता है। तो इसका करेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो इसको मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टार्ट लाइन है वाइट लाइन, और ये वाइट लाइन फिनिश लाइन है। ये कंसिडर करें कि ये एक टास्क है या उसका स्टेज है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ए से बी तक पहुंचूं, तो आप ए से बी तक पहुंच गए बग़ैर किसी मसले के, बगैर किसी फाउल के। लेकिन बी से सी तक जाते हुए आपसे फाउल हो गया, यानी आप नीचे गिर गए, जो ग्राउंड था ज़मीन आपके लिए आउट ऑफ बाउंड थी, तो आप ज़मीन पर गिर गए। तो अब इसको कैसे दुरुस्त करें, ये तो फाउल हो गया। तो फाउल का तरीका ये है कि बी से सी पर जब आप जा रहे थे, यहाँ से आपसे फाउल हुआ था, तो आपने वापस ए की तरफ यानी स्टार्ट लाइन की तरफ नहीं जाना। आपने कहाँ से फाउल को दुरुस्त करना है, जो प्रीवियस करेक्ट पोजीशन है यानी कि बी, यहाँ से जाते हुए से फॉलो हुआ था, तो आपने पॉइंट बी पर आना है, ना कि पॉइंट ए पे। तो ये है आपके करेक्शन का प्रोसीजर। नेक्स्ट है मटेरियल फाउल का करेक्शन आप कैसे करेंगे। सेम इसी तरह के एग्जांपल लेते हैं। ये वाइट लाइन स्टार्ट लाइन है और ये वाली वाइट लाइन फिनिश लाइन। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वाइट जो आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है इस पे खड़े हैं, और आप ये जो दीवार है इसके ऊपर आप प्लैंक रखना चाहते हैं, और यहाँ से जब आप उसको उठा रहे थे वो आपसे नीचे गिर गया ज़मीन पे, तो ये हो गया मटेरियल का फाउल, क्योंकि मटेरियल ने आउट ऑफ बाउंड एरिया को टच किया। अब इसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है कि आप इसी मटेरियल को वापस जो उसकी करेक्ट पोजीशन थी यानी दीवार के ऊपर उसी तरीके से रख लें। तो यहाँ से आप दोबारा अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो आप यहीं से आप दुरुस्त तरीके से इसको मूव करेंगे। तो ये मटेरियल फाउल आप इस तरह तरीके से करेक्ट करेंगे। हाँ, ये याद रखें कि आपने जीटीओ की कॉल का वेट नहीं करना कि जीटीओ आपको बताएगा कि आपसे फाउल हो गया। आपने हमेशा अपना फाउल ख़ुद ही अनाउंस करना है, और फिर उस फाउल को आपने ख़ुद ही क्लियर करना है। इसी तरह अगर किसी और कैंडिडेट से फाउल हो जाए लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है या उसको पता ना हो, तो उसको आपने जेंटली बताना है, आराम से आहिस्ता से बताना है, शाउट वगैरह नहीं करना। तो उसको आपने जेंटली बताना है कि आपसे फाउल हो गया और उसको दुरुस्त कर लें। तो ये हर ग्रुप के मेंबर की ज़िम्मेदारी होती है। तो अब बात करते हैं पीजीटी की ऑन टास्क ब्रीफ पे, जो स्टेज 1 में, तो इसकी भी सिमुलेशन के तौर पे इसको कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट लाइन जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये आपका स्टार्ट लाइन है। तो आपके स्टार्ट लाइन के ऊपर आपके पास कुछ मटेरियल होगा, जिस तरह ये ड्रम है, ये 2 प्लैंक आपको नज़र आ रहे हैं, और ये रोप है। तो उसमें ज़्यादा मटेरियल भी हो सकता है, कम मटेरियल भी हो सकता है, बेम्बू भी हो सकता है, रॉड भी ये हो सकता है, किसी चीज़ का या बेम्बू होगा। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ़ मटेरियल जो ना आपको दिए जाते हैं। तो ये वाइट लाइन स्टार्ट लाइन होगी। तो इस तरह जो अगली वाइट लाइन होती है दूर वाली, वो आपकी फिनिश लाइन होती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। इनके दरमियान जो ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन है, इनके दरमियान जितना भी जो भी ग्राउंड होता है, जितना भी एरिया होता है ग्राउंड का एरिया, वो हमेशा ही आउट ऑफ बाउंड होता है। ठीक है। और इसके दरमियान में जितने भी आपको ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये आपको एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, अगर वो रेड नहीं है तो फिर वो सारे के सारे इनबाउंड होते हैं। ग्रीन हो, वाइट हो, या जो भी कलर हो, वो सारे के सारे इनबाउंड होते हैं। अलबत्ता जो रेड एंड वाइट है, जिस तरह आपको ये वॉल का जो सामने वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये रेड एंड वाइट है, तो ये रेड एंड वाइट जो होता है वो ये सिर्फ मटेरियल के लिए इनबाउंड होते हैं। लेकिन इस वॉल का जो अपर टॉप वाला हिस्सा है ये वाला, ये वाइट है, तो इसका मतलब इस पर आप बैठ सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रंट वाला पोर्शन है उस पर आप मटेरियल का टच तो हो सकता है, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अमूमन इस तरह की होती है। इसमें एक और चीज़ होती है कि इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट है। तो जो स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के जो 2 कोने हैं, उनको अगर आप आपस में मिला लें तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन बनती है। तो इसी तरह जिस तरह ये वाली साइड बन गई, तो दूसरी तरफ वाली
आपने इनको आपस में मिलाया। अब इसमें ख्याल रखें कि कभी कभार ये स्ट्रेट भी हो सकती है और सेमी सर्कल में भी हो सकती है। जिस तरह यहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है थोड़ा सा निकला हुआ है, तो आपने इसको इस तरह मिलाना है कि तकरीबन सेमी सर्कल तरीके से आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है। ये इमेजिनरी लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। GTO के जितने भी टास्क हैं आउटडोर आपने हमेशा ड्रॉ करनी है, और ये इमेजिनरी ही होती हैं, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि मेरे टास्क का एरिया कौन सा है, कहाँ पे जाके मैंने काम कर। तो ये जो दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं इनके दरमियान आपने रहना है, आपने भी और आपके सामान भी। इन इमेजिनरी लाइन से बाहर दूसरी तरफ का जो एरिया है वो आपके लिए और आपके सामान के लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। तो आपने अगर खड़े भी होना है स्टार्ट लाइन या फिनिश लाइन पे, तो आपने इस तरीके से खड़े होना है कि आप इन इमेजिनरी लाइंस को क्रॉस ना कर लें। मतलब ये एक्सटेंडेड होती है अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक दोनों साइडों पे। तो आपने इन एरिया से बाहर ना खुद खड़े हो सकते हैं, ना आपका मटेरियल बाहर होगा, वरना अदरवाइज़ वो फाउल तस्वर होगा, कंसिडर होगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये हर टास्क पे, हर PGD के हर स्टेज के ऊपर, बाकी जितने भी तमाम टास्क हैं आउटडोर के, उन सब पे लागू होता है और आपने इनका ख्याल रखना है। तो अब जाते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ। तो सेकेंड स्टेज भी इसी तरह होती है जिस तरह आपके सामने वाइट लाइन नज़र आ रही है, स्टार्ट लाइन सेकेंड स्टेज है, और ये फिनिश लाइन ऑफ दी सेकेंड स्टेज। हाँ, ये याद रखें कि जब भी आपका जो फर्स्ट स्टेज जब तक आपका मुकम्मल ना हो तब तक आप दूसरे स्टेज की तरफ नहीं जा सकते। आप और आपका सामान और आपके ग्रुप मेंबर्स सारे के सारे फर्स्ट स्टेज के फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे तभी आप सेकेंड स्टेज के स्टार्ट लाइन पर आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते, ये फाउल होता। तो ये जो स्टार्ट लाइन, जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है और सेकेंड स्टेज की, और फिनिश लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इनके दरमियान का जो एरिया है, ग्राउंड है, ये आउट ऑफ बाउंड हमेशा होता है। यहाँ पे आपको ये एक सर्कल नज़र आ रही है, बेसिकली डिच है। तो डिच के ऊपर हमेशा आउटर एरिया रेड ही होता है, जो अंदर वाला एरिया है या तो वाइट होता है या ग्रीन होता है। तो जो डिच के अंदर वाला हिस्सा होता है वो आपके लिए, आपके ड्रम के लिए सिर्फ इनबाउंड होता है। बाकी जो आउटर एरिया होता है ये आउट ऑफ बाउंड होता है, इसको आपने ना आपने टच करना है, ना आपने ड्रम के ज़रिए टच कराना है। तो बाकी ये आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ये भी इस पर कोई कलर नहीं है, तो ये भी इनबाउंड है। ये डिच के साथ दूसरा प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये भी इनबाउंड है, इस पर कोई कलर नहीं है। या अगर कोई इस पर ग्रीन या येलो कलर हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वॉल की दूसरी साइड पे आपको एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है वो है रेड एंड वाइट। तो रेड एंड वाइट हमेशा आपके मटेरियल के लिए इनबाउंड होता है। तो आपने इन लिमिटेशंस का, रिस्ट्रिक्शंस को याद रखना है हमेशा, अदरवाइज़ फिर आप फॉल करेंगे। तो अब जाते हैं तीसरे स्टेज की तरफ। तो ये तीसरा स्टेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट लाइन है और ये फिनिश लाइन है। इन दोनों लाइनों के दरमियान जो ज़मीन है वो आउट ऑफ बाउंड होता है। और जिस तरह आपको येलो कलर नज़र आता है, आ रहा है ये वाला प्लेटफॉर्म, तो ये इनबाउंड है सबके लिए। ये आपको दो इसमें डिचेस नज़र आ रही हैं। तो रेड आउटर एरिया जो रेड है वो सब के लिए आउट ऑफ बाउंड है। इस डिच का जो अंदर वाला एरिया है वाइट है, या कोई भी दूसरा कलर हो सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रम यहाँ पे आप रख सकते हैं। बाकी जो दूसरा स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, टायर का कलर ब्लैक है, टायर सब के लिए अगर रेड है तो फिर तो आउट ऑफ बाउंड होगा, अदरवाइज़ जो भी कलर है तो वो अमूमन इन बाउंड होता है। तो ग्रीन है, ब्लू है, ये जो भी कलर है अदर देन रेड, वो जहाँ जहाँ पे भी है वो आपके लिए इनबाउंड है, उसको आप टच कर सकते हैं, उस पर सामान मटेरियल रख सकते हैं। तो ये सारी जो ना, ये थर्ड स्टेज में भी इस तरह वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सादा बनाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर होगी, वरना उसमें ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों स्टेजेस की ब्रीफिंग आपको बता दी जाएगी, और फिर जब आप फिनिश लाइन पे थर्ड स्टेज पे आपको GTO ब्रीफ कर लेगा आखिरी, उसके बाद फिर आप फ़ौरन ही फर्स्ट स्टेज की तरफ भागेंगे। तो फर्स्ट स्टेज पे जैसे आप पहुंचते हैं, आप लोगों का जो 40 मिनट का टाइम होता है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है। अच्छा, अब GTO बेसिकली इस PGT में क्या असेस करता है? कैंडिडेट्स जब काम कर रहे होते हैं तो GTO क्या असेस करता है उनमें, तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो आपकी लीडरशिप स्किल्स देखी जाती हैं। ये टास्क जो है बेसिकली ये लीडर लेस टास्क है, इसमें कोई लीडर नहीं होता।
तो इसमें लीडरशिप किस तरह चेक होती है कि आपकी जो इनिशिएटिव है या आप अपने ग्रुप को कैसे इफ़ेक्टिवली गाइड कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी लीडरशिप, यहाँ से नेचुरल लीडरशिप का पता चलता है। कोई लीडर होता नहीं है, लेकिन आप अपनी एबिलिटीज़ और स्किल की बुनियाद पे अपने आप को लीडर मनवाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। टीम वर्क इसमें चेक की जाती है कि ग्रुप्स की सक्सेस में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, काम कर रहे हैं, ग्रुप टीम मेंबर हैं, अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डोमिनेंस नहीं रखनी, आपने डोमिनेट नहीं करना ग्रुप को, और ना ही आपने पैसिव रहना है। एक्टिव का जो अपोजिट है वो पैसिव है। आपने बिल्कुल ही अलग अलग तलग नहीं रहना या बिल्कुल खामोशी के साथ खड़े नहीं रहना, ना तो आपने डोमिनेट करना है, ना ही बिल्कुल ही आपने ऐसे ही खड़े रहना है। तो आप इस तरीके से काम करें और ग्रुप के साथ काम करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें चेक होती हैं कि आप कितने क्लैरिटी के साथ और कंसाइज और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने ग्रुप मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं। ज़ाहिर है आप क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे, तो आप नेचुरल लीडर के तौर पे उभर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो भी चेक की जाती हैं। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, मुख्तलिफ़ मसाइल, चैलेंजेस या टास्क हैं या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको आप कैसे किस एफिशिएंसी के साथ ओवरकम करते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी चेक की जाती हैं। एडेप्टेबिलिटी जो है ये भी आपकी चेक होती है हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के ग्रुप में, कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के मुताबिक आपने रिएक्ट करना होता है। ऐसा ना हो कि आप हर जगह पे एक ही तरह का सलूशन लगा रहे हैं, हर एक तरह का प्लान ही कर रहे हैं। तो हर चेंजिंग सिचुएशन के साथ आपने अपने आप को, अपने प्लान को चेंज करना है, अमेंड करना है। या अगर आप का कोई प्लान है तो उसमें कोई गलती आपको नज़र आ जाती है तो आपने फ़ौरन ही उसको दुरुस्त करना है, ये भी अडोप्टेबिलिटी में आता है। तो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि आप पीजीटी में सक्सेसफुल रहें, इसको कामयाबी के साथ कर सकें, एज ए इंडिविजुअल भी एज ए ग्रुप भी। तो सबसे पहले लिसन केयरफुली। जीटीओ जो भी आपको ब्रीफिंग देता है, जो रूल्स, रिसोर्सेज और लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन या फॉल वगैरह बताता है, वो आपने सुनना है। क्या है इसमें जंपिंग अलाउड है, थ्रोइंग अलाउड है नहीं है, कौन सी चीज़ इनबाउंड है, कौन सी चीज़ आउट ऑफ बाउंड है, ये सारी आपने अटेंशन के साथ सुननी है, उसको याद रखना है। अमूमन कैंडिडेट नहीं करते, जिसकी वजह से चूँकि उन्होंने सही तरीके से सुना नहीं होता उससे फाउल होते हैं, और यूँ वो जीटीओ के नज़रों में मतलब एक तरीके से गिर जाते हैं, क्योंकि जब आप फाउल करेंगे तो इसका मतलब तो यही है कि आपने इंस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से नहीं सुनी। तो जब आपने इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी होंगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कोलैबोरेट इफ़ेक्टिवली। चूँकि ये टीम वर्क है, इसमें ग्रुप होता है कंप्लीट, इसमें कोई लीडर नहीं होता, तो आपने हर एक के साथ बतौर टीम मेंबर, एक अच्छे मेंबर के आपने काम करना है, रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे के जो आइडियाज़ हैं वो भी सुनने और आपने भी देने हैं। उसमें पूरी तरीके से हर बंदे को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये कोलैबोरेशन इस टास्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो सक्सेस होगी, क्योंकि अकेले आप इस टास्क को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेक इनिशिएटिव। तो इसमें आप जिस तरह पहले बताया था कि आपने इनिशिएटिव लेना है, लेकिन आपने एग्रेसिवली या बतौर बॉस या ऐसे लीडर के तौर पे इनिशिएटिव नहीं लेना। आप आइडियाज़ दें, सोल्यूशन दें, कॉन्फिडेंटली दें, ताकि ग्रुप आपके आइडिया के ऊपर चले, उसी के मुताबिक एक करें। प्लान बिफोर एक्शन। आप यूँ ना करें कि आप जैसे ही टास्क या स्टेज के ऊपर पहुंच गए या किसी ऑब्स्टिकल के सामने पहुंच गए तो आपने ऐसे ही मुंह उठा के शुरू हो गए। नहीं, थोड़ा सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दी हो, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। कभी कभार जो ना कुछ ग्रुप्स या कैंडिडेट जो ना कोई 5 से 10 मिनट प्लानिंग में गुजार लेते हैं, तो आपने इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन क्विकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपने कैसे, कहाँ से, किस तरीके से शुरू करना है हर स्टेज को या ऑब्स्टिकल को। तो प्लान ज़रूर करें। नेक्स्ट है यूज़ रिसोर्सेज स्मार्टली। जितने भी आपको मटेरियल दिया जाता है उसका पर्पस होता है। एक पर्पस तो ये होता है कि आप इसको कैरी करना है, आप में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपके सामने हो, तो लेकिन उसके साथ साथ उसका पर्पस भी होता है। जो जितने भी प्लैंक्स हैं, रोप्स हैं, बेम्बूज वगैरह हैं, वो
उसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें जहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उठाने के लिए नहीं दी जाते हैं, उसका पर्पस भी होता है। कुछ होते हैं सिर्फ उठाने के लिए ताकि आपको एंगेज रखें, लेकिन आपने सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि किस चीज़ को मैं कहाँ पे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, अपने लिए काम आसान कर सकता हूँ। स्टे काम एंड फोकस्ड। आपने पैनिक नहीं करना, अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो परेशान ना हो। ठीक है, आपने अपने कंपोजर को मेंटेन रखना है, और फ़ौरन ही अगर एक प्लान नाकाम हो जाए, एक तरीका नाकाम हो जाए, तो आपने अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखने। सपोर्ट टीममेट्स। आपके जो ग्रुप में थोड़े से वीक कैंडिडेट होते हैं, हर इंडिविजुअल इंसान, हर इंसान अलग होता है, एक दूसरे से उनकी एबिलिटीज़ सलाहियतें अलग अलग होती हैं। तो अगर आपका कोई कमज़ोर ग्रुप मेंबर है तो आप उसको उसकी असिस्टेंस करें, मदद करें। और ये जो असिस्टेंस, मदद होती है, एम्पैथी होती है, ये भी लीडरशिप का एक पार्ट है, ये भी आपने करना है। फॉलो द रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने कभी भी जो रूल्स या दिए हैं, जीटीओ ने आपको बताए हैं, लिमिटेशंस दी हैं, रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, आपने उनको जो है ना ब्रेक नहीं करना, तोड़ना नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए इनबाउंड है वो ही उसी में आप रहेंगे, आउट ऑफ बाउंड एरियाज़ में ना जाएं, फाउल से बचें अपने आप को, क्योंकि ये फिर नेगेटिवली आपकी असेसमेंट उसको इम्पेक्ट करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी भी फाउल अगर आपसे होता है या ग्रुप से होता है, उसको छुपाना नहीं है। ये सबसे बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि लोग अपने फाउल को छुपा जाते हैं। जीटीओ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वर होता है, वो हर चीज़ को देख रहा होता है। तो अगर उसको पता चल गया कि इसने फाउल को छुपाया है, तो आप जीटीओ से कम किसी भी सूरत में आप रिकमेंड नहीं हो सकते। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, फाउल को कभी भी नहीं छुपाना। फाउल हो जाए तो अनाउंस करें और फिर उसको दुरुस्त करें। इसी तरह एडेप्टेबिलिटी है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। रिजिडिटी, अगर आप एक चीज़ आपको पता है कि आपका प्लान या जो स्टेप है आपने लिया है वो गलत है, तो आपने उसके ऊपर स्टे नहीं करना, उसको चेंज कर दें। दूसरे इनोवेस्ट आप में इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं ताकि पूरे ग्रुप को फ़ायदा हो। कॉमन मिस्टेक्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के लिहाज से मैंने अभी आपको बताऊंगा। अमूमन कैंडिडेट जो ना ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। जो पहली चीज़ है वो इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीटीओ। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, और 95% कैंडिडेट जो हैं इसी का शिकार हो जाते हैं कि वो उनको पता ही नहीं होता। दरमियान में जीटीओ आपको, जब आप इंगेज होते हैं फुली टास्क के ऊपर, तो वो आपको अचानक कह देता है कि नाउ दी ग्राउंड इज़ इन बाउंड फॉर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, या चेस्ट नंबर फलां या चेस्ट नंबर फलां। तो वो मोमेंटरीली होता है, उसको आपने सुनना है, और वुमन कैंडिडेट सही तरीके से नहीं सुन पाते। और जीटीओ इस चीज़ को बेसिकली ये एक चेक होता है कि बंदे की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें लिसनिंग भी आती है, कैसी है, वो इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से एब्जॉर्ब करता है नहीं करता। तो पूरा सेंटेंस आप गौर से सुने कि जीटीओ कह क्या रहा है। कि कभी कभार इस तरह होते है, ट्विस्टिंग उसमें होती है कि ग्राउंड इज़ इन बाउंड फॉर चेस्ट नंबर 6 बट यू कैन नॉट या ही कैन नॉट कैरी अ पर्सन अ मटीरियल। तो लोग ये होते हैं मुँह उठा के चले जाते हैं, बंदे को उठाया। हालांकि इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपने बंदे को नहीं उठाना या मटीरियल को नहीं उठाना। या इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ट्विस्ट इस तरह होती है कि ग्राउंड इज़ इन बाउंड बट फॉर योर राइट लेग ओनली, कि आपके राइट पाँव के लिए तो लोग दोनों पाँव से चल के जाते हैं। या इवन नंबर के लिए ग्राउंड इन बाउंड हो जाता है, लेकिन फिर ऑड वाले भी भाग जाते हैं। तो वो जीटीओ फ़ौरन उसको नोट कर लेता है कि ये किसने वायलेशन की है। तो अपने हमेशा जीटीओ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको गौर से सुनना, उसी पे ही अमल करना, उसको इग्नोर नहीं करना। ये बहुत कॉमन चीज़ें, मिस्टेक है, लोग करते हैं, आपने अवॉइड करना है अगर कामयाब होना है। नेक्स्ट है बीइंग ओवरली डोमिनेंट और डिसमिसिव ऑफ टीममेट्स सजेशंस। आपने जो भी प्लान, जो भी आपका मशवरा आइडिया है, उसको मतलब पे आपने वो नहीं करना, सख्ती से नहीं कराना कि नहीं इसी पे ही जाएंगे, इसी रास्ते पे जाएंगे, यही चीज़ करनी है।
या कोई टीममेट्स कोई सजेशन देता आप उसको डिसमिस नहीं करना, ये कभी ना करें। कुछ लोग वो कर जाते हैं और वो तो आप समझ लें कि आप उधर से ही नॉट रिकमेंड हो गए अगर आपने ऐसे किया। नेक्स्ट है मिस्टेक के लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग बिफोर टेकिंग एक्शन। जैसा पहले बताया था कि आपने लाजमन थोड़ी देर के लिए जो भी स्टेज जिस पे जा रहे हैं, जिस भी ऑब्स्टिकल पे जा रहे हैं, तो आपने उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि आपने उसको करना कैसे है। लोग नहीं करते, फ़ौरन शुरू नहीं होना। ब्रेकिंग रूल्स, तो अक्सर लोग रूल जो फाउल्स होते हैं वो करते हैं, कमिट करते हैं, चीज़ों को मिसहैंडल करते हैं, जो आउट ऑफ बाउंड एरिया है उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये भी बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। उनकी हैबिट होती है, हर टास्क में इस तरह करते हैं। नेक्स्ट है हेजिटेशन और पैसिवनेस। हेजिटेट कभी नहीं करना, ठीक है, ना ही पैसिव रहना है। क्योंकि जब आप हेजिटेंट होंगे, पैसिव होंगे, तो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अंडर परफॉर्मेंस होगी। आपकी एबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ होंगी लेकिन आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। आर्ग्यूइंग अननेसेसरी विच डिस्टर्ब्स टीममेट। कुछ लोग जो ना वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर लेते हैं, बहस करना शुरू कर, नहीं ये वाला सही है, आपने जो बताया ये गलत है, इसकी ये वजह है, ये वजह है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना जो टीम वर्क है। और एक और जो मिस्टेक है बल्कि ब्लंडर है कि लुकिंग टुवर्ड GTO फॉर कंफर्मेशन या प्रेज़। कुछ कैंडिडेट्स की आदत होती है कि वो जब कोई काम कर लेते हैं अमूमन, तो वो GTO की तरफ देखना शुरू कर दें कि मैंने तो बड़ा तीर मारा है, या मैंने सही किया है गलत किया। आपने GTO से नहीं पूछना। कभी भी GTO से टास्क के दौरान आप कोई सवाल नहीं कर सकते, ना उसकी तरफ देखें। आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो नेगेटिव कंसिडर होता है। आपने इन गलतियों से बचना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो से आपको GTO के फ़र्स्ट आउटडोर टास्क यानी PGD के बारे में तमाम मालूमात और इस टास्क को बेहतर तरीके से कैसे करना है और किन गलतियों से बचना है वगैरह, ये सब पता चल गया होगा। और अब आप ये टास्क नहायत ही आपके लिए आसान हो गया होगा। लेकिन अगर किसी को ये इस टास्क के बारे में मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो सब ग्रुप प्रेस टास्क के बारे में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके और आप अपनी तैयारी दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।